नमस्कार बच्चा जी, कैसे आप सभी। हमने बोला था आज क्लास 9th का 7 बजे होगा फिजिक्स का क्लास और 10th का भी होगा क्लास। तो हम क्लास को लेकर आ चुके हैं। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड। आज की इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे बताइएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की गद्यखंड हिंदी की जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है आपका क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके हम लेखक परिचय करेंगे। हम इस क्लास को 3 भागों में देखेंगे। पहला लेखक परिचय करेंगे, उसके बाद अर्थ जानेंगे चैप्टर का, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर QA। तो सभी बच्चे सबसे पहले एसेस करिए, तो सेशन को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले सभी बच्चे इस सेशन को शेयर कीजिए। तो शेयर किए क्या सभी बच्चों ने इस सेशन को शेयर किया, बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ़ोटो पीछे एक दादाजी हैं। क्या है, दादाजी, बूढ़े दादाजी यहाँ पे एक श्रम कर रहे हैं। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे 12th छपा गया है हिंदी का, लेकिन यहाँ 10th है। ठीक, शुभम सर के द्वारा लेखक परिचय आज हम करेंगे किसका, तो हिंदी का गद्यखंड का। सबसे पहले मैं बता दूं कि गोधूली का अर्थ क्या होता है। तो गोधूली का अर्थ होता है संध्या का समय जो होता है उसको बोलते हैं। संध्या का जो समय होता है उसको हम गोधूली कहते हैं। आपके बुक का मतलब है, ठीक है। बुक में आपके कितने चैप्टर हैं, तो टोटल गद्यखंड में 12, पदखंड में 12, यानी काव्यखंड में 12 मिला के हो गए कितने, 24 चैप्टर हैं आपके क्लास में प्यारे बच्चों। कितने हैं, 24 हैं। इसमें हम क्लास कैसे करेंगे, तो पहले हम परिचय करेंगे, लेखक परिचय, उसके बाद अर्थ को, फिर उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सभी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिए और अपने कमेंट में सवाल को रखिए ताकि आपको उससे रिवीजन हो। इसमें हम गद्यखंड, काव्यखंड और व्याकरण और वर्णिका 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना, 4 चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे कुछ एक पोस्टर लगा है, ये किस चीज़ का पोस्टर है, तो प्यारे बच्चों 18 मई तैयार रहिए, गोट होने वाला है, गोट, या तैयार रहिएगा। 18 मई को शाम को 7:30 बजे तैयार रहिएगा। हम अपना पहला ऐप, फ्री टेस्ट ऐप मास्टर ऑफ बोर्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या यह सच हो सकता है? इंडिया फर्स्ट फ्री टेस्ट ऐप मास्टर ऑफ बोर्ड यानी उसके तरफ से लाया गया है। लॉन्चिंग होगी शाम को 7:30 बजे और लिंक अभी प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। डायरेक्ट हम आपको लिंक भेजेंगे, या तो डिस्क्रिप्शन में या तो हमारे व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, वहाँ सभी लोग जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पे जाकर जुड़े ज़रूर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बता दूं कि आपका बुक कितने हैं। आपका बुक 2 है, एक है गोधूली, एक है वर्णिका, एक गोधूली एक वर्णिका, ठीक है, भाग 2। अब इसमें टोटल 24 हैं, जिसमें 12 गद्यखंड और 12 काव्यखंड। इसमें केवल और केवल 5 चैप्टर हैं। तो लगभग से 10 दिन में ये पूरा बुक ख़त्म हो जाएगा। 10 दिन में ये पूरा बुक ख़त्म। ये आपका हो गया 12 तिहाई 48, तो ये आपको 48 हो गया 80, यानी 100 दिन में आपको ख़त्म हो जाएगा ये पूरा बुक हिंदी का, ठीक ना। 100 दिन में ख़त्म, लगातार क्लास होगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। आगे चलिए, अब देखते हैं अपने इस चैप्टर, पहले चैप्टर 10th के हिंदी के। सबसे पहले सभी बच्चे कमेंट में बताइएगा आपके पहले चैप्टर का नाम क्या है। सबसे पहले सभी बच्चे चैप्टर का नाम बताइएगा। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम बताइए, आपका चैप्टर का नाम क्या है, बताइए। चलिए, तो चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और ये क्या है, तो आपका ये निबंध है। ये एक निबंध लिखा गया है, ऐसे तो ये भाषण है, क्या है,
ऐसे ये भाषण है, ऐसे क्या है, भाषण है, क्या है। लेकिन जाति पर निबंध लिखा है, इसलिए क्या हो गया, ये निबंध हो गया। क्या हो गया, निबंध, ठीक ना, क्या हो गया, निबंध है, ठीक ना। तीसरा चैप्टर आपका भाषण है, ये क्या है, निबंध है। इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान निर्माता के भी नाम से जानते हैं, यही हैं आपके भीमराव अंबेडकर। इन्हें चलिए तो प्रणाम कीजिए। चलिए, भीमराव अंबेडकर हैं इन चैप्टर के लेखक। तो इनके जन्म के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यहाँ पे जाति प्रथा कुछ बताया जा रहा है, किस तरह जाति पहले, अभी भी जाति को लेकर बहुत सारे मतभेद है। अगर कोई बढ़ई का काम कर रहा है तो बढ़ई है, अगर कोई नौवा का काम कर रहा है, बाल काटने का काम कर रहा है, नौवा है, और कोई काम साफ सफाई का कर रहा है तो चमार है। ये सब अभी भी है, ये सब अभी भी है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई की शिक्षा को लेकर चले तो ठीक है, धीरे धीरे विकसित कीजिए, ठीक ना। चलिए, तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म बताइएगा तो सभी बच्चे कमेंट में इनका जन्म बताइएगा, जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। इनका निधन यानी इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ था 1956 दिल्ली में, 1956 दिल्ली में, 1956 दिल्ली में। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश महू, मध्य प्रदेश महू। इनके माता पिता का नाम क्या है, तो माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल। ये क्या थे, अंग्रेजों के यहाँ एक सेना में फौज टाइप में हल्का सा थे, ठीक ना। मानव मुक्ति का पुरोधा किन्हें कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को। इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। तो सबसे पहले बताइए इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891। मृत्यु कब हुआ, 1956। कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ, ठीक ना। जन्म कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ, महू मध्य प्रदेश में हुआ, MP। BR का जन्म कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ, है ना। इनके माता का नाम क्या था, तो भीमाबाई था। कहा था, भीमाबाई, भीमाबाई। पिता का नाम क्या था, तो रामजी सकपाल, रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। पिता क्या थे, तो अंग्रेज में एक सेना के रूप में काम करते थे, अंग्रेज के यहाँ, ठीक ना। अब है आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ये सवाल आपको पूछेगा, पहला सवाल यहाँ से बन गया। महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बना, तीसरा क्वेश्चन यहाँ बना। पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, तो बोलिएगा 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ, तो दलित परिवार में हुआ। अब तक कितने सवाल बन चुके हैं, 3 सवाल लगभग बन चुके हैं। आगे है मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब को कहा जाता है। पूछेगा मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ये हो गया आपके चौथे सवाल। मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। ये अपने समय में सुपठित जनों में से एक थे, मतलब उनके समय में जो पढ़े लिखे थे उनमें से ये बहुत अच्छे थे, नंबर 1 पे थे, ठीक ना। फिर है प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ोदरा नरेश। यहाँ पे सवाल आपका 5वां बन रहा है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उत्तर शिक्षा यानी उच्च शिक्षा के लिए और ज़्यादा पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क, कहाँ, न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से वो लंदन चले गए, इंग्लैंड चले गए। तो पूछेगा किनके प्रोत्साहन से भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क गए, तो बोलेंगे बड़ोदरा नरेश। कहाँ गए, तो न्यूयॉर्क अमेरिका गए। यहाँ भी सवाल बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कितना, 6 सवाल अभी तक बन चुके हैं। आगे है उन्होंने संस्कृत का धार्मिक पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक संस्थापना किए हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों
का वो स्थापना किए हैं। सब मिलाकर वे इतिहास के मीमांसक, विवेकता और शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म सन विख्यात बनकर उभरे हैं। सोचिए एक व्यक्ति की इतना सारा सब कुछ कैसे हो सकता है, उनमें ज़रूर कुछ ऐसी बात होगी। हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए। ये जो जाति पाति है इसको थोड़ा कम करना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ तक अभी तक हमारे 6 सवाल बन चुके हैं। 6 सवाल ऑब्जेक्टिव के यहाँ से हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ तक, यहाँ से 6 ही क्वेश्चन सिर्फ पूछेंगे और नहीं पूछ सकता है मेरे हिसाब से, या किसी के भी हिसाब से 6 ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, ठीक ना। आगे चलिए, आगे है स्वदेश में कुछ समय वकालत, यानी अपने देश में कुछ समय वो वकील का काम किए। उसके बाद समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने का अथक संघर्ष किया। कह रहे हैं कि अपने देश में रख के वो वकील का काम किए, और फिर उसके बाद क्या किया, समाज में जुड़े, राजनीतिक में बहुत सक्रिय भूमिका निभाकर जो अछूत हैं, जो नीचजत हैं उन्हें, और स्त्रियां शिक्षा, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह, ये सब पहले था, तो इन सबको ख़त्म किए, ठीक ना। और मज़दूरों को, जो मज़दूर कर होते हैं वो सब के बारे में वो सब ख़त्म किए और उन्हें मानव अधिकार दिलाए हैं। कौन? भीमराव अंबेडकर। तो पूछेगा अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार किसने दिलाए, तो यहाँ से बोलेंगे भीमराव अंबेडकर। और यहाँ से हमारे सवाल बन गए हैं 7वां सवाल, ठीक है। अपने देश में क्या काम किए, तो वकालत का काम किया, तो यहाँ से बन गया आपका 8वां सवाल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहले क्या होता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था। अगर पानी पीना भी है तो ऊपर से देंगे तब पीना है, ठीक। यहाँ पे देखिए पानी के लिए कैसे लोग लाइन बनाए हैं, मजदूर कैसे मजदूरी कर रहे हैं, स्त्री के लिए शिक्षा नहीं थी, तो ये सब को वो दिलाए, मानवाधिकार दिलाए। और वो वकील थे, क्या थे? वकील थे। अपने देश में वकालत भी उन्होंने किया है, ठीक ना। चलिए, उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति है। यहाँ से सवाल एक और उठा 9 नंबर की, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के कितने प्रेरक व्यक्ति थे? प्रेरक व्यक्ति यानी प्रेरणा के स्रोत, आइडल। क्या? आइडल। आपका भी कुछ न कुछ अपना आइडल रखिए, चाहे आप अपने टीचर, कोचिंग टीचर, चाहे ऑफलाइन टीचर, जिसको भी रखिए, माता पिता, जो भी, अपने एक आइडियल को जरूर रखें और उनके पद चिन्हों पर चलें। तो इनके 3 व्यक्ति थे। पहले थे बुद्ध। कौन थे? बुद्ध। फिर कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, 3 थे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्थन के कारण ही आज उन्हें हम भारतीय संविधान के निर्माता कहकर श्रद्धांजलि देते हैं। पूछेगा भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर। यहाँ से आपके 10 सवाल बन गए। अभी तक हमने 10 सवाल ऑब्जेक्टिव के ढूंढ लिए हैं, ठीक ना। 10, यहाँ 11 बन गए। चलिए 11 बन गया, तीनों का नाम भी पूछता है, 11 बन गया, ठीक। उसके बाद दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। तो यहाँ से आपके 12 सवाल बन चुके हैं। यहाँ से आपके 13 सवाल बन चुके हैं। तो अभी तक हमने 13 सवाल को देखा है, ठीक ना। कितने सवाल को देखा है? 13 सवाल को देखा है। तो आगे चलिए, आगे है बाबा साहब ने अनेक पुस्तक लिखी है, बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, लेकिन जो हम बताएंगे वही एग्जाम में आता है। उनकी प्रमुख रचना व भाषण निम्न है, जैसे द कास्टेस इन इंडिया, देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया है, तो ये पूछ सकता है। देयर मैकेनिज्म, ये भी पूछता है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये उतना नहीं पूछता है। द अनटीचेबल पूछता है। हु आर शूद्रास, ये भी पूछता है, ठीक है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये भी पूछता है। थॉट एंड लिंग्विस्टिक स्टेटस नहीं पूछता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछने वाला अगर कोई है तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है, तो बोलेंगे भीमराव अम्बेडकर। बुद्धा हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो बोलेंगे भीमराव अम्बेडकर। द अनटचेबल्स के रचनाकार कौन है, तो बोलेंगे भीमराव अम्बेडकर, ठीक। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब के संपूर्ण वाङ्मय नाम को 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। पूछेगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में है, तो 21 खंडों में। यहाँ से हमारे 14, 15, यहाँ हो गए कितना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सवाल। ये हमारा 21वां सवाल है। तो देखिए अभी तक हमने 21 सवाल को कर लिया है। आगे है प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये देखिए, ये बुक है, इंग्लिश में लिखा गया था। ये बुक किस में लिखा गया था? इंग्लिश में लिखा गया था।
एनलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव के द्वारा हिंदी रूपांतरण जाति भेद के उच्छेदक से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। कह रहा है कि ये जो बुक है एनलेशन ऑफ कास्ट, ये जो भाषण है इन्होंने दिया था, ये इंग्लिश में दिया था, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसका रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। तो यहाँ से आपके 23 ऑब्जेक्टिव बने कि हिंदी रूपांतरण किसने किया, ललई सिंह यादव में। फिर है जाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 में हुआ। यहाँ से भी एक सवाल पूछेगा कि लाहौर सम्मेलन कब हुआ, तो यहाँ से आपके सवाल हो गए 24। कितने हो गए? 24, ठीक ना। फिर उसके बाद है ये तैयार किया गया था 1936 में देने के लिए, लेकिन उस समय नहीं हुआ। लेकिन क्रांतिकारी दृष्टि के आयोजक को पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और इसे पढ़ा ना जा सका। बाद में इसे ऐसे ही पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। समझ गए? ऐसे ही प्रकाशित कर दिया गया बुक को। और अब हमारा लास्ट है प्रस्तुत आलेख, यानी ये जो टॉपिक है भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवता ने संघ न्याय सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हुए जाति की विषमता, समाज आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों, लोकतंत्र के लिए उसका अस्वस्थकार प्रकृति पर भी यहाँ संप्रदाय विवेक एक दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। कह रहा है कि अभी भी जातिवाद बहुत सारे हैं। अगर हम कह दें कोई शर्मा है तो ज़्यादा चांसेस है या तो बढ़ाई का काम करेगा या कुछ अदर। अगर कोई हम बोल देंगे नौवा तो सोचेगा कि बाल काटता है। क्या करता है? बाल काटता है, ठीक ना। तो ये सब सोच होगी। अगर हम बोल देंगे कोई साफ सफाई करता है तो बोल देंगे कि चमार है, ठीक। ये सोच तुरंत चली जाएगी। तो आज भी जाति प्रथा है हमारे समाज में, तो जाति प्रथा को नष्ट करना मुश्किल है, कोई भी कर नहीं सकता है, क्योंकि ये कोई एक ने नहीं बनाया है, ये बहुत बड़ा साम्राज्य है। इसको नष्ट करने के लिए भी बहुत बड़े बड़े योद्धा की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, कुछ कुछ योद्धा इसे करारा जवाब दे सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको क्लास कैसा लगा? क्लास समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक बताइए, क्लास आपको समझ में आया कि नहीं? यस या नो? अभी तक क्लास आपको समझ में आया, यस या नो? कमेंट में बताइएगा। जाते जाते लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बच्चों हमारा एक ऐप लॉन्च होने वाला है, टेस्ट ऐप। वहीं पे हमारे सारे यूट्यूब के प्राइवेट वीडियो जो बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स उसमें है, प्राइवेट वीडियो आपको मिलेंगे। वहाँ कोर्स है, हमारे कोर्स हैं, उसे जाकर इनरोल कीजिए। कोर्स फी बहुत कम है, ना ही के बराबर है मेरे हिसाब से, ना के बराबर। टेस्ट ऐप तो फ्री है, जाइए वहाँ से टेस्ट लगाइए। टेस्ट मैं फ्री रखा हूँ, आप टेस्ट लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं फ्री। वहाँ पे नोट्स भी हम 3-3 दिन पे एक फ्री नोट्स देते हैं। तो वहाँ टेस्ट को ऐप को डाउनलोड कीजिए। और ये टेस्ट ऐप लॉन्च होने वाला है 18 मई को, तो तैयार रहिएगा 7:30 बजे, ठीक ना। तो चलिए कुछ सवाल को हम आपसे पूछते हैं घर से, या कमेंट में इसका जवाब देते जाइएगा। टेस्ट है, बताइएगा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, इनका वाङ्मय कितने खंडों में था, किनके प्रोत्साहन पे ये गए, मृत्यु कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ है, माता का नाम, पिता का नाम, हिंदी रूपांतर किसने किया, लाहौर अधिवेशन कब हुआ, प्रेरक व्यक्ति कितने थे, कौन थे। इन सभी का आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। इन सभी का आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। सभी का आंसर आप कमेंट में बताइएगा, तो ठीक ना। चलिए, तो हम यहीं पे अपने क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा। चलिए, धन्यवाद।